स्वागत है। आज हम दुनिया के नक्शे पर एक बहुत ही अहम, एक विशाल जल क्षेत्र की गहराई में उतर रहे हैं, हिंद महासागर। जी हाँ। हमारे पास इसके भूगोल, इतिहास, अर्थव्यवस्था और हाँ, भू राजनीति पर भी कुछ दिलचस्प स्रोत है और हम कोशिश करेंगे कि इनमें से खास बातें निकाल सकें। बिल्कुल। मकसद ये समझना है कि ये महासागर सिर्फ पानी का फैलाव क्यों नहीं है, बल्कि वैश्विक मंच पर इतना जरूरी क्यों है। सही बात है। और शुरू करते हैं एक मजेदार तथ्य से। क्या आप पता है कि ये दुनिया का अकेला ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश मतलब भारत के नाम पर है? हाँ, ये बात तो है, अनोखी बात है। और ये दुनिया का सबसे गर्म महासागर भी है और वैश्विक व्यापार के लिए तो जैसे एक जीवन रेखा। तो चलिए इस रत्नाकर यानी रत्नों के सागर में गोता लगाते हैं। हाँ, जरूर। तो सबसे पहले थोड़ा इसके आकार और फैलाव को समझें। हाँ। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा महासागर है ये। तीसरा सबसे बड़ा, हाँ। पृथ्वी की कुल पानी की सतह का लगभग 20% हिस्सा। यानी कि बहुत बड़ा, लगभग 7 करोड़ वर्ग किलोमीटर। हाँ, 7 करोड़ वर्ग किलोमीटर से भी ज्यादा। और इसकी सीमाएं देखिए, उत्तर में एशिया, पश्चिम में अफ्रीका, पूर्व में ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण पूर्व एशिया। और दक्षिण में वो ठंडा दक्षिणी महासागर या अंटार्कटिका। बिल्कुल। और इसके अंदर भी महत्वपूर्ण समुद्र हैं, जैसे अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, लाल सागर, फारस की खाड़ी, ये सब इसी का हिस्सा हैं। और द्वीप, श्रीलंका, मेडागास्कर जैसे बड़े द्वीप तो हैं ही। साथ में मालदीव, सेशल्स, मॉरिशस और हमारे अपने अंडमान निकोबार द्वीप समूह भी। हाँ, लेकिन कुछ चीजें इसे वाकई अनोखा बनाती हैं। जैसे मैंने कहा, ये सबसे गर्म महासागर है। जी, और इसका मौसम पर सीधा असर पड़ता है। और हाँ, मानसून, दक्षिण एशिया और पूर्वी अफ्रीका की खेती, वहाँ का मौसम, सब कुछ इसी मानसून पर निर्भर है और वो यहीं से उठता है। बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा क्लाइमेट टेंशन है इस क्षेत्र के लिए। तभी तो संस्कृत में से रत्नाकर कहते थे, यानी रत्नों की खान। हाँ, और ये नाम सिर्फ इसके मतलब प्राकृतिक संसाधनों के लिए ही नहीं था। अच्छा। जी, इतिहास के लिहाज से भी ये रत्नाकर ही था। ये महासागर हजारों सालों से सिर्फ एक रास्ता नहीं बल्कि सभ्यताओं का मिलन बिंदु रहा है। हजारों साल मतलब कब से? सोचिए, करीब 3000 ईसा पूर्व से सिंधु घाटी सभ्यता, मेसोपोटामिया, मिस्र, ये प्राचीन सभ्यताएं इसके जरिए व्यापार करती थीं। वाह! ये एक तरह का कह सकते हैं समुद्री रेशम मार्ग था। समुद्री रेशम मार्ग? हाँ, जो पूर्व में चीन, इंडोनेशिया से लेकर पश्चिम में अफ्रीका और यूरोप तक मसाले, रेशम, सोना, कीमती पत्थर सब कुछ पहुंचाता था। कमाल है। और यहाँ एक बात है जो हमारे स्रोतों में बार बार आती है और वो मुझे बहुत दिलचस्प लगती है। क्या? कि यूरोपीय शक्तियों के यहाँ आने से सदियों पहले अरब नाविकों ने मानसून हवाओं को समझ लिया था। अच्छा। हाँ, वो हवाओं के बदलते रुख के हिसाब से अपनी नावें चलाते थे, लंबी लंबी यात्राएं करते थे। ये उस समय की नौ संचालन तकनीक का बेहतरीन उदाहरण है। ये तो वाकई अद्भुत है। बिल्कुल। बाद में तो खैर पुर्तगाली, डच, फिर ब्रिटिश, फ्रांसीसी, ये सब आए और उन्होंने इन फायदेमंद व्यापार मार्गों पर कब्जे के लिए होड़ मचा दी। और उसने इस क्षेत्र के इतिहास को बिल्कुल बदल दिया होगा। हाँ, उसने एक नया मोड़ दिया। इतिहास तो बहुत ही फैसिनेटिंग है। और अगर हम आज के जमाने में आएं, तो हिंद महासागर का जो आर्थिक दबदबा है वो शायद पहले से भी ज्यादा है। हाँ, आप सही कह रही हैं। आज ये वैश्विक अर्थव्यवस्था की एक मुख्य धमनी की तरह काम करता है। जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए। दुनिया का 80% समुद्री तेल व्यापार इसी महासागर से होकर गुजरता है। 80%? हाँ, और खास तौर पर इसके 3 अहम संकरे रास्तों से, हॉर्मुज जलडमरू मध्य, मलक्का जलडमरू मध्य और बाब अल मंदेब, जिन्हें चोक पॉइंट्स कहते हैं। हाँ, चोक पॉइंट्स, क्योंकि ये इतने संकरे हैं कि अगर यहाँ कुछ गड़बड़ हो तो पूरी दुनिया की सप्लाई चेन हिल सकती है। सही बात है, खासकर तेल की सप्लाई। बिल्कुल। दुनिया का लगभग 40% तेल उत्पादन जो मध्य पूर्व से निकलता है वो एशिया, अफ्रीका, यूरोप तक इसी महासागर के रास्ते जाता है। तो ये शिपिंग लाइन सिर्फ व्यापार मार्ग नहीं है, ये हमारी ऊर्जा सुरक्षा की लाइफलाइन है। सही कहा। लेकिन बात सिर्फ तेल और गैस तक ही नहीं है, समुद्र के नीचे भी तो खजाना है। हाँ, खनिज संसाधन। फारस की खाड़ी और अरब सागर में तेल गैस के भंडार तो हैं ही, पर समुद्र तल पर वो मैंगनीज नोड्यूल भी हैं। हाँ, वो आलू जैसे दिखने वाले पिंड, जिनमें निकल, कोबाल्ट, तांबा जैसी धातुएं हैं और ये भविष्य की टेक्नोलॉजी जैसे बैटरी वगैरह के लिए बहुत जरूरी हो सकती हैं। बिल्कुल। और ये तो हुई संसाधनों की बात।
लेकिन इसका आर्थिक महत्व मछली पकड़ने और पर्यटन के बिना अधूरा है। हाँ, वो भी है। ये दुनिया के सबसे बड़े टूना मछली पकड़ने वाले क्षेत्रों में से एक है। लाखों लोगों की रोजी रोटी इसी पर चलती है। और पर्यटन? हाँ, मालदीव, मॉरिशस, सेशल्स जैसे द्वीप, इनकी तो पूरी अर्थव्यवस्था ही समुद्री पर्यटन पर टिकी है। इसको लेकर देशों के बीच तनाव भी इसी आर्थिक समीकरण का एक हिस्सा है। तो ये जो आर्थिक पहलू है, ये सीधे सीधे इसके भू राजनैतिक महत्व से जुड़ जाते हैं, है ना? निश्चित रूप से, बिल्कुल। हिंद महासागर को अक्सर 21वीं सदी का महासागर कहा जाता है। हाँ, मैंने सुना है ये। और इसकी वजह यही है कि वैश्विक शक्ति संतुलन में इसकी भूमिका लगातार बढ़ रही है। कौन कौन से देश यहाँ सक्रिय हैं? देखिए, भारत तो है ही, फिर चीन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान, ये सभी बड़ी शक्तियां इस क्षेत्र में अपनी मौजूदगी और अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए काफी सक्रिय हैं। और वो चोक पॉइंट्स फिर से महत्वपूर्ण हो जाते होंगे? हाँ, वो रणनीतिक चोक पॉइंट्स होर्मुज, मलक्का, बाबल मैंदेब आज पहले से कहीं ज्यादा अहम हो गए हैं, क्योंकि इन पर जिसका नियंत्रण या प्रभाव है वो एक तरह से वैश्विक व्यापार और ऊर्जा के प्रवाह को नियंत्रित कर सकता है। अच्छा। इसी वजह से आप देखेंगी कि कई देशों ने यहाँ अपने सैन्य ठिकाने बना लिए हैं या बना रहे हैं। जैसे कि अमेरिका का डिएगो गार्सिया में एक बहुत बड़ा नौसैनिक अड्डा है, हिंद महासागर के लगभग बीच में। हाँ। भारत के पास अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में महत्वपूर्ण सैन्य सुविधाएं हैं। फ्रांस की मौजूदगी रियूनियन और जिबूती में है, और अब तो चीन ने भी जिबूती में अपना पहला विदेशी नौसैनिक अड्डा बना लिया है। और चीन की वो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, उसका भी तो यहाँ जिक्र जरूरी है। हाँ, बिल्कुल। BRI यानी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, चीन की ये जो विशाल परियोजना है एशिया, अफ्रीका, यूरोप को जोड़ने की, सड़क और समुद्री रास्तों से। हाँ, वो हिंद महासागर के बंदरगाहों पर बहुत ज्यादा केंद्रित है। पाकिस्तान में ग्वादर बंदरगाह, श्रीलंका में हम्बनटोटा, इनमें चीनी निवेश इसी का हिस्सा है। और कुछ लोग इसे चीन की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स रणनीति कहते हैं। जी हाँ, कुछ विश्लेषक इसे यही नाम देते हैं, मोतियों की माला। मतलब चीन हिंद महासागर के चारों ओर बंदरगाहों और अन्य सुविधाओं का एक नेटवर्क बना रहा है, जिससे उसका रणनीतिक और आर्थिक प्रभाव बढ़े। और इसके जवाब में, या शायद इसके समानांतर, वो क्वाड समूह भी है। हाँ, क्वाड, अमेरिका, जापान, भारत और ऑस्ट्रेलिया का समूह। इसका एक मुख्य फोकस इंडो पैसिफिक क्षेत्र में एक नियम आधारित व्यवस्था बनाए रखना और नौवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करना है। तो ये सब गतिविधियां, बढ़ते सैन्य अड्डे, BRI, क्वाड, इनका नतीजा क्या है? नतीजा ये है कि हिंद महासागर आज दुनिया के सबसे ज्यादा सैन्यीकृत समुद्री क्षेत्रों में से एक बन गया है, और ये बढ़ता सैन्य जमावड़ा जाहिर है स्थिरता के लिए नई चुनौतियां भी लाता है। ये तो बड़ी शक्तियों की रणनीतिक बिसात हो गई। लेकिन इन सब के बीच हिंद महासागर का अपना पर्यावरण, उसका पारिस्थितिकी तंत्र भी तो है। हाँ, और वो शायद सबसे ज्यादा दांव पर लगा है। ये सिर्फ व्यापार और राजनीति का अखाड़ा नहीं है, ये एक बहुत महत्वपूर्ण जलवायु इंजन भी है। बिल्कुल। हमने पहले बात की थी मॉनसून की। करोड़ों लोगों की खेती, उनका जीवन इसी पर निर्भर है। और ये दुनिया का सबसे गर्म महासागर है, तो इसका असर चक्रवातों पर भी पड़ता होगा। हाँ, उनकी तीव्रता पर और वैश्विक जलवायु पैटर्न पर भी। यहाँ एक खास मौसमी घटना होती है, इंडियन ओशन डाइपोल या IOD। अच्छा, IOD, ये क्या है? ये हिंद महासागर के पश्चिमी और पूर्वी हिस्सों के समुद्री सतह के तापमान में उतार चढ़ाव है, कुछ प्रशांत महासागर के एल नीनो जैसा। और इसका असर भी दुनिया भर के मौसम पर पड़ता है? हाँ, इसका असर भी वैश्विक होता है। और समुद्री जीवन, जैव विविधता? अरे वो तो अद्भुत है। मालदीव्स, सेशल्स, लक्षद्वीप में दुनिया की कुछ सबसे खूबसूरत मूंगे की चट्टानें यानी कोरल रीव्स हैं। मैंग्रोव के जंगल भी हैं जो तटों की रक्षा करते हैं। हाँ, और यहाँ ड्यूगोंग यानी समुद्री गाय, कई तरह के समुद्री कछुए, विशाल व्हेल शार्क जैसी लुप्तप्राय प्रजातियां भी मिलती हैं। लेकिन ये सब अब खतरे में है ना? हाँ, ये नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र अब बहुत गंभीर खतरों का सामना कर रहा है। किस तरह के खतरे? देखिए, एक तो है ओवरफिशिंग यानी अत्यधिक मछली पकड़ना। इससे पूरी समुद्री खाद्य श्रृंखला बिगड़ रही है। और समुद्र का तापमान बढ़ने से कोरल रीफ्स का क्या हो रहा है, वो सफेद पड़ने वाली बात? हाँ, कोरल ब्लीचिंग। तापमान बढ़ने से मूंगे सफेद पड़कर मर रहे हैं। ये पूरे इकोसिस्टम के लिए तबाही है। और बढ़ता समुद्री जल स्तर, उसका क्या असर है? वो तो मालदीव, कोमोरोस, सेशल्स जैसे निचले द्वीपीय राष्ट्रों के लिए अस्तित्व का संकट है। उनके घर, उनकी जमीन सचमुच डूब रही हैं।
ये तो बहुत गंभीर बात है। हाँ, और ऊपर से प्लास्टिक प्रदूषण, जहाजों से तेल का रिसाव, औद्योगिक कचरा, ये सब समुद्री जीवन को जहरीला बना रहा है। उफ, यानी चुनौतियां बहुत बड़ी हैं। और इसी पहेली में एक और अनोखा टुकड़ा है, वो अगुल्हास धारा। हाँ, दक्षिण अफ्रीका के पास बहने वाली। दुनिया की सबसे शक्तिशाली समुद्री धाराओं में से एक। ये भी मौसम और समुद्री जीवन दोनों को प्रभावित करती है। तो प्रकृति की अपनी जटिलताएं भी हैं। बिल्कुल। पर्यावरण के साथ साथ सुरक्षा के मुद्दे भी तो हैं। वो समुद्री डकैती वाला मामला। हाँ, समारिया के तट पर कुछ साल पहले तक ये बहुत बड़ी समस्या थी। जी, अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग के लिए बहुत बड़ा खतरा बन गया था, लेकिन अब उस पर काबू पा लिया गया है। हाँ, काफी हद तक अंतर्राष्ट्रीय नौसैनिक गश्त और बाकी कोशिशों से ये कम हुआ है। लेकिन नौसैनिक प्रतिस्पर्धा का मुद्दा तो शायद और गहरा गया है। ऐसा लगता है भारत अपनी नौसेना को मजबूत कर रहा है। आईएनएस विक्रमादित्य, आईएनएस विक्रांत जैसे विमान वाहक पोत शामिल किए हैं, ताकि वो इस क्षेत्र में अपनी भूमिका ठीक से निभा सके। हाँ, और उधर चीन अपनी स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स रणनीति से बंदरगाहों का नेटवर्क बना रहा है, अपनी नौसैनिक पहुंच बढ़ा रहा है। तो इन बड़ी शक्तियों और बाकी खिलाड़ियों के बीच ये रणनीतिक होड़ तो जारी रहेगी। लगता तो यही है। और इसके अलावा कुछ तटीय इलाके दूसरी समस्याओं से भी जूझ रहे हैं, जैसे समुद्री आतंकवाद, हथियारों या ड्रग्स की तस्करी, अवैध मछली पकड़ना। हाँ, ये सब भी क्षेत्रीय स्थिरता के लिए खतरा है। बिल्कुल। तो हमने भूगोल, इतिहास, अर्थव्यवस्था, भू राजनीति, पर्यावरण और सुरक्षा, कई पहलुओं से हिंद महासागर को समझने की कोशिश की। हाँ, और जब हम इन सबको जोड़कर देखते हैं तो एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है। क्या? कि हिंद महासागर सिर्फ पानी का एक विशाल फैलाव नहीं है। ये ग्लोबल ट्रेड की लाइफलाइन है, दुनिया की एनर्जी सप्लाई का एक अहम कॉरिडोर है, ये समुद्री जैव विविधता का एक अनमोल खजाना है, ये इस क्षेत्र के मौसम को कंट्रोल करता है, और शायद सबसे बढ़कर ये 21वीं सदी की अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और शक्ति संतुलन का एक केंद्रीय मंच बन चुका है। ये एक ऐसा क्षेत्र है जहां आर्थिक अवसर भी हैं, पर्यावरणीय चुनौतियां भी हैं और रणनीतिक खींचतान भी, सब कुछ एक साथ। बिल्कुल सही कहा। ये एकदम स्पष्ट है कि हिंद महासागर का भविष्य वैश्विक व्यापार और ऊर्जा आपूर्ति के लिए महत्वपूर्ण बना रहेगा, और इंडो पैसिफिक पर जो इतना जोर दिया जा रहा है आजकल, उससे इसका रणनीतिक महत्व कम होने के बजाय और बढ़ेगा ही। जी हाँ। इसलिए यहाँ जो कुछ भी होता है उसका असर सिर्फ नक्शे पर लकीरें खींचने तक सीमित नहीं रहता। उसका सीधा असर वैश्विक अर्थव्यवस्था पर, ऊर्जा की कीमतों पर, सुरक्षा पर और यहाँ तक कि हमारे ग्रह की जलवायु पर भी पड़ता है। सही बात। कई मायनों में ये कहा जा सकता है कि हिंद महासागर में स्थिरता और शक्ति का संतुलन कैसा रहता है, ये वैश्विक भविष्य की दिशा तय करने में एक बहुत अहम भूमिका निभाएगा। और यहीं पर एक गहरा सवाल उठता है जिस पर शायद हम सबको सोचना चाहिए। क्या सवाल? देखिए, एक तरफ तो मालदीव और सेशेल्स जैसे छोटे द्वीपीय राष्ट्र हैं जो जलवायु परिवर्तन की वजह से बढ़ते समुद्री जल स्तर से अपने अस्तित्व के संकट से जूझ रहे हैं। हाँ, ये भयानक स्थिति है। और दूसरी तरफ इसी महासागर में बड़ी ताकतों के बीच रणनीतिक तनाव बढ़ रहा है, सैन्यीकरण बढ़ रहा है। तो ऐसे में ये सोचने वाली बात है कि क्या हम अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के कुछ ऐसे नए और असरदार तरीके खोज सकते हैं जो इस महत्वपूर्ण महासागर में पर्यावरणीय सुरक्षा और भू राजनीतिक स्थिरता, इन दोनों जो आपात रूप से विरोधाभासी लगते हैं, लक्ष्यों को एक साथ साध सकें। ये तो बहुत बड़ी चुनौती है। हाँ, ये एक जटिल चुनौती है, लेकिन इसका समाधान खोजना आने वाले समय के लिए बेहद बेहद जरूरी होगा।